नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज के मार्केट आउटलुक पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर मूवमेंट प्राइसेस का। तो जो केएलसी है आज काफ़ी 70 पॉइंट के करीब प्लस चल रही है, 4061। सीबॉट 44.13, काफ़ी टाइम से ये 39.7 से अगर हम बात करें 16 सितंबर से अभी तक 500 पॉइंट बढ़ चुका है। 5 का मतलब नहीं, बस $100 के करीब तेजी आ चुकी है। इसमें बेसिस पॉइंट के अंदर 1 पॉइंट चल रहा है, सन ऑयल 117.80, और ये हम चाइना का इधर से देख सकते हैं। अब बात करते हैं CIF रेट के अंदर। तो CIF रेट में ऑल इन हमारा जो बात करें 13 तारीख को 1005 था, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 1085-80 डॉलर की तेज़ी हमारी पीछे 10-12 दिन के अंदर आ चुकी है। यही पोजीशन हमारी CPO में है। डिगम सोया की बात करें तो जो हमारा 990 चल रहा था 14 अगस्त में, 14 अगस्त सॉरी हम बात करें 17 सितंबर का 995 था, वो 1090 $95 की हमारी इसमें तेज़ी आ चुकी है। सन ऑयल 1030 से 11, $70 की इसमें भी तेज़ी है। तो जब से हमारी ये ड्यूटी लगी है 13 तारीख से, तो उसके बाद पीछे इंटरनेशनल मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई है। उस चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं पैरिटी की। तो अगर आज हम पैरिटी की बात करें, CPO हमारा जो आ रहा है $1115 आ रहा है, उसके हिसाब से 122 रुपये की पैरिटी आ रही है, जबकि मार्केट में 124 रुपये का माल बिक रहा है, 2-2.5 रुपये प्रीमियम में माल बिक रहा है। सोया की पैरिटी हमारी 119 रुपये 30 पैसे की आ रही है, 121 रुपये का माल बन रहा है। ये कांडला के रेट होते हैं। इंपोर्ट कॉस्ट हमारी 125 की आ रही है, 124 का बिक रहा है सन ऑयल के अंदर। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस की। तो मस्टर्ड कल परसों में काफ़ी 2-3 दिन में डाउन हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ने नेफेड ने थोड़ा सा माल ज़्यादा छोड़ा था, उसकी वजह से थोड़ा मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ी थी। लेकिन अभी मस्टर्ड की जैसे डिमांड चल रही है दिवाली की, उसके हिसाब से और थोड़ा नेफेड ने अभी कल माल कम छोड़ा है, तो उसके हिसाब से 142.50 है। सोया रिफाइंड 121, RBD 124.50, सनफ्लावर 124, कॉटन 129, राइस ब्रांड 123, ग्राउंडनट 147, 6925 मस्टर्ड सीड, 4775 मस्टर्ड सोया। सोया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन चल रही है। जो पीछे हमारा ड्यूटी के बाद 4800 आ गया था, वो घट घट के 4700 तक रह गया था मार्केट में, क्योंकि DOC की डिमांड थोड़ी कम है। अब वो दोबारा से थोड़ा सा बढ़ा है। मस्टर्ड केक 2620, DOC की डिमांड कम होने की वजह से ये 2100 से 2020 हुई है, इसकी वजह से केक पे भी डिफरेंस है। और मस्टर्ड DOC हमारी जो 3650 से 3500 आ गई है। अराइवल हमारी 3,25,000 बोरी मस्टर्ड में और 1,70,000 बोरी इसमें सोया में हुई है। अब बात करते हैं कैलकाटा प्राइसेस की। तो कैलकाटा के अंदर आज जो है RBD 129, जो कल 125.50 था, 4.5, क्योंकि माल की थोड़ी शॉर्टेज है, पोर्ट्स पे माल नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा बढ़ा के बोला गया है। पाम ऑयल का माल की शॉर्टेज होने का कारण यह है कि पाम ऑयल पिछले 1.5-2 महीने से ऊपर बोला जा रहा है। इस वजह से हमारे जो इंडियन बायर्स हैं वो परचेज़ में नहीं जा रहे हैं, वो प्रेफर सोयाबीन ही प्रेफर कर रहे हैं उसका। क्योंकि जो हम बात करें तो जैसे सोयाबीन की हम कॉस्टिंग देखते हैं, 995 आ रही थी, 1005 आ रही थी, 1030 CPO आ रहा था, 1010, $40-50 जो प्लस बोला जा रहा था। इसकी वजह से लोगों ने थोड़ा प्रेफर इसको ही करा, सोयाबीन को बाई करने का। तो उसकी वजह से ये मार्केट में थोड़ा सा शॉर्टेज बनी हुई है पाम ऑयल की। अब बात करें सन ऑयल 187 और राइस ब्रांड, और बाकी आप रेट्स यहाँ से देख सकते हैं। क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा, जो 83 रुपये चल रहा था हमारा जुलाई अगस्त के अंदर, 78 आया था, अब 71 रुपये के करीब। तो क्रूड ऑयल थोड़ा सा डाउन चल रहा है उस हिसाब से। तो आज का जो हमारा हेडिंग था, KLC फिर हुई तेज, पाम ऑयल बना मार्केट का राजा। तो पाम ऑयल ने अब सनफ्लावर को, सोयाबीन को, सब तेलों को बीट करके सबसे ऊपर रेट चल रहे हैं मार्केट में स्पॉट प्राइस के अंदर। और आगे हम मार्केट में क्या क्या रिपोर्ट्स आई हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उनका क्या क्या इम्पैक्ट है और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। अब बात करते हैं हमारा कि क्या क्या हमारी मार्केट रिपोर्ट्स क्या है। मलेशिया का करेंसी का डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो है ऑयल प्राइसेस पे हम देख रहे हैं, $100 प्लस चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये करेंसी डिवैल्यूएशन क्या है और इसको कैसे हम देखते हैं। जो करेंसी का प्राइस हम पीछे सितंबर 2023 से सितंबर 24 एक साल का चार्ट है, तो वो हमारा नियर अबाउट 470 की रेंज में चले, 479 यहाँ पे है हमारा, तो 470 465 ये रेंज में चल रहा था, जो एकदम मार्केट अब 412 आ गया है। 412 और 475 क्या है कि जब हम USD को कन्वर्ट करते हैं, USD बोले तो डॉलर को, US डॉलर जो है हमारा मेन
जिसके थ्रू हमारे बार्गेन होते हैं, जो हम $1100 बताते हैं डेली या $1000 सोया भी बताते हैं। तो जो सोया के अंदर और जो पाम के अंदर प्राइस कोटिंग होती है वो सारी डॉलर्स के अंदर होती है। और जो करेंसी वहाँ पे, जैसे हमारी इंडियन करेंसी INR आज के दिन हम 84 रुपये की चल रही है, 83 रुपये 50 पैसे चल रही है, तो वो करेंसी वहाँ पे 4.12 चल रही है, जो कि 4.78, अगर हम बात करें अप्रैल 2024 की तो ये 4.78 चल रही थी, 4.78 से 4.12 आ गया। तो ये प्राइस का जो डिवैल्यूएशन हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा, मैं आपको इसको थोड़ा सा चार्ट के थ्रू ही समझाता हूँ। जैसे अगर हमारे 3992 आज का हमारा KLC रिंगिट का चल रहा है, तो अब हम उसको 42, अगर हम उस पर वहाँ का टैक्स लगाते हैं, 8% टैक्स लगाते हैं, 307 रिंगिट का आ जाता है 4299। इसको FOB में कन्वर्ट करेंगे तो 4299 को 4.13 से डिवाइड करेंगे तो 1041 आएगा। और जो हमारा आज का CIF रेट आ रहा है वो $1090 आ रहा है। अगर ये 4.75 ही होता KLC का जो कन्वर्जन 4.13 की जगह, तो ये आज $954 आता। तो $140 हमारा इस वजह से बढ़ गया है क्योंकि उनकी करेंसी मजबूत हुई है। उनकी करेंसी का जो है वहाँ पे जो USD के अगेंस्ट में उनका करेंसी जो पहले 4.78 में मिल रही थी या 4.75 में मिल रही थी, 4.13 में मिल रहा है। इस वजह से वहाँ पे हमारे को $140 अब कॉस्टली पड़ रहा है। अब हम इसको दूसरे तरह से देखते हैं कि अगर 4.75 ही रहता आज के दिन भी, तो KLC कितनी होती, 1090 हमारे जो मेंटेन करने के लिए 4640। तो जो 4640 KLC होती, उसकी जगह आज हमको 4000 KLC के ऊपर भी वही प्राइस मिल रहे हैं जो हमें 4000 KLC पे मिल रहे हैं। मतलब जो 4640 KLC पे 1090 होने चाहिए थे, वो आज हमें 4000 KLC पे मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राइस जो है हमारा जो उसका रिंगिट का जो है डिवैल्यूएशन हो गया, जो 4.75 पे या 7.8 पे मिल रही थी और 4.13 पे मिल रही है। तो इस वजह से हमें KLC में उतनी बढ़त नज़र नहीं आ रही, लेकिन प्राइसेस के अंदर ज़्यादा बढ़त नज़र आ रही है डॉलर्स के अंदर। तो अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा एक पॉइंट था मलेशिया का डिवैल्यूएशन इम्पैक्ट ऑन ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस पे इसका इम्पैक्ट ऐसे आ रहा है कि जो वहाँ के किसान हैं, जो अपना वहाँ का फसल को सेल करते हैं, जो वहाँ के ट्रेडर हैं, वो उनको तो पैसा रिंगिट में ही मिलता है। तो उनको तो रिंगिट अगर 3700 तब भी मिल रही थी, अभी भी मिल रही है। लेकिन जो वहाँ के एक्सपोर्टर हैं, जो माल बाहर भेजते हैं, उनको वो पैसा डॉलर के अंदर मिल रहा है। तो वो वहाँ से तो $3700 में लिया, 10% का अपना खर्चा लगाया, 4000 हुआ, और उसको हमारे को इंपोर्ट वो 1090 में करे। तो जो मार्जिन है, जो डॉलर में माल सेल करता है, उसको उसका प्राइस अच्छा मिल रहा है। अब हम बात करेंगे भाई CPO कार्टेड हायर देन सोया। एक तो उसका बायोडीजल में काफ़ी ज़्यादा यूजेस बढ़ा दिया है इंडोनेशिया वगैरह ने। जो उनके पास माल की अवेलेबिलिटी रहती थी, वो धीरे धीरे वहाँ पे पहले 30% का ब्लेंडिंग का था, फिर 35%, अब 40%, अगले साल से वो 50% की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी 35% के करीब मिक्सिंग हो रही है। तो जैसे जैसे हमारे क्रूड ऑयल के प्राइस ज़्यादा बढ़ते हैं, तो ब्लेंडिंग भी इसमें बढ़ती रहती है। तो पाम ऑयल एक काफ़ी सस्ता ऑयल था और वहाँ की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, तो उससे वहाँ पे लोकल बायोडीजल बन रहा है। इसकी वजह से थोड़ी सी अवेलेबिलिटी कम बनी हुई है। और यहाँ पे प्राइस बढ़ने का दूसरा कारण है कि इंडिया ने परचेज़ काफ़ी कम करी, क्योंकि इसके प्राइसेस काफ़ी सोया के बराबर या सोया के ऊपर चल रहे थे। तो उसकी वजह से इंडिया के अंदर शॉर्टेज इसकी बनी हुई है। दूसरी पोजीशन ये भी है कि अगर एक अपना जो मैटर आ रहा है कि इसके अंदर चाइना की मैनिपुलेशंस भी थी, उन्होंने काफ़ी रिंगिट अपनी परचेज़ करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग मार्केट को वहाँ पे माल को छोड़ नहीं रहे हैं, और स्टॉक्स वहाँ पे धीरे धीरे पाम ऑयल के इंडोनेशिया और मलेशिया में थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं। लोग माल को जो है उसमें हेजिंग में ही काट रहे हैं अपने आप को, क्या कहते हैं हम उसे बोले तो फ्यूचर के अंदर ज़्यादा ट्रेड हो रहा है बनिस्बत की फिजिकल। तो उसकी वजह से भी मार्केट वहाँ पे प्लस चल रही है। ये जो इंडोनेशिया ने एक वहाँ पे अभी सर्कुलर आया है कि वहाँ पे अपना जो है ड्यूटी को 7.5% कर दिया है, जो लेवी को 7.5% कर दिया। तो जो अभी हमारी $85 लेवी चलती थी, तो जैसे जैसे प्राइस अब 1100 हो गए, तो वो उसके ऊपर उतनी नहीं बढ़ के हमको वो नियर 75 के करीब रहेगी। तो $20-25 हमको अगले महीने से उसका डिफरेंसेस मिल सकता है कि हमें $20-25 उसके अंदर ना बढ़ें और हमको सेम लेवी पे ही काम होता रहे।
तो इंडोनेशिया का भी मैंने इसमें कम जो है इम्पैक्ट इसका ऑनवर्ड अक्टूबर ऑनवर्ड आएगा, जो कि हमें बढ़ने चाहिए थे, नहीं बढ़ पाएंगे। एक मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि 1 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट वॉश आउट हो गए हैं। तो वॉश आउट क्या होता है और इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? ऐसे है कि जो कंपनीज़ हैं, जब उनको रेट सूटेबल दिखते हैं तो वो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट में अपना केएलसी को हेज कर देते हैं। केएलसी हेज करने का मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने वहाँ पे एक्चुअल में फ़िज़िकल सीपीओ ख़रीदा और अपने को हेज करने के लिए केएलसी भेज दी। तो जब अभी पीछे केएलसी ज़्यादा काफ़ी प्लस चल रही थी और यहाँ पे सोयाबीन 50 से 60 डॉलर नीचे बिक रहा था, तो कंपनीज़ ने अपने ये सोचते हुए कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो है सर्दियों का टाइम होता है, यहाँ पे पाम की डिमांड कम रहेगी, तो उन्होंने अपने कुछ सौदे सोया में कन्वर्ट कर लिए और कुछ अपना प्रॉफिट बुक करके वो निकल गए हैं। तो उसकी वजह से जो वहाँ का मलेशिया का और इंडोनेशिया का माल बिका हुआ था तो वो उतना कम हो गया है। लेकिन हमारे पास इंडिया में 8 लाख टन माल महीने के अंदर आता है। 1 लाख टन, 1.5 लाख टन, 2 लाख टन अगर वॉश आउट भी होते तो उतना इम्पैक्ट नहीं होता। तो उसके अगेंस्ट में रीबाइंग और रीट्रेडिंग उस हिसाब से होती रहती है और केएलसी में उस हिसाब से हेजिंग होती रहती है। लेकिन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि मार्केट को आगे डाउनवर्ड देखते हुए कि आगे उतनी तेज़ी नहीं लगेगी, या उनको लग रहा है कि अभी हमें अब 10 रुपये किलो या 5 रुपये किलो या 20 रुपये किलो प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम अपना प्रॉफिट बुक करके अभी रखें, आगे का क्या पता कि कितना तेज़ी आएगी या मंदा आएगा। तो उन्होंने सौदे मतलब पाम के काट के सोयाबीन भी ले सकते हैं और उसको अपने को प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो इसका कोई बाज़ार में ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। IVPA ने एक प्रपोज़ किया है डायनेमिक ड्यूटी पॉलिसी, वो भी आजकल न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो वो गवर्नमेंट उसके ऊपर विचार कर रही है। कुछ इस टाइप की न्यूज़ आ रही हैं कि डायनेमिक पॉलिसी ये है कि अगर आज MSP हमारा मस्टर्ड का फॉर एग्ज़ाम्पल 5650 है और उससे तेल का पड़ता हमारा 125 रुपये आता है, तो सोयाबीन का रेट हमारा 115 रुपये के करीब या 120 पाम का रेट होना चाहिए। और अगर पीछे रेट्स वहाँ पे गिर जाते हैं तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ड्यूटी को बढ़ा देना चाहिए, और अगर वहाँ पे रेट बढ़ जाते हैं तो यहाँ ड्यूटी को गिरा देना चाहिए और अपने रेट्स को 115-120 के आसपास ही मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि जो MSP का बेनिफिट किसानों को जा सके और उनका माल भी MSP के हिसाब से सेल हो सके। तो 5650 MSP के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो हमारा 120 से 25 रुपये के करीब मस्टर्ड ऑयल का प्राइस निकलता है। तो उससे 10 रुपये कम करके इस टाइप से वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इस टाइप की पॉलिसी रहे कि यहाँ के कंज्यूमर को भी इफेक्ट ना हो कि हमारा रेट 140, 150, 160 ना चला जाए कि ड्यूटी बड़ी लगी हो रहे। तो जैसे हम पहले हर 15 दिन में रेफरेंस प्राइस चेंज करते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से, तो उनका यही सजेशन है कि उसको मंथली या 2 महीने में रिव्यू करके ड्यूटीज़ को जल्दी प्लस माइनस करा जाए, जिससे कि मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट ना रहे और एक सर्टेन रेट पे माल बाज़ार में मिलता रहे। ये हमारे डायनेमिक ड्यूटी पॉलिसी थी। नेपाल का अभी एक वरी शुरू हो गई है। अभी नेपाल वालों के पास पीछे माल ज़्यादा नहीं था, उन्होंने पाम भी नहीं मंगाया था, सोयाबीन भी नहीं मंगाया था क्योंकि इंडिया के अंदर माल नहीं जा रहा था। तो आगे जैसे अब 20% ड्यूटी लग गई है तो थोड़ा इन्फ्लेशन शुरू हो सकता है। सनफ्लावर, सोया और पाम हमारे इंडिया के अंदर आ सकते हैं। एक गवर्नमेंट ने सर्कुलर और इशू किया था जो 0% ड्यूटी के ऊपर कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ को उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो है NDDB और NCFD और नेफेड को अलाउ करा था कि वो सनफ्लावर ऑयल 1.5 लाख टन और कॉर्न 5 लाख टन, मिल्क पाउडर 10,000 टन और रिफाइंड रेपसीड ऑयल 1.5 लाख टन। 1.5 लाख टन हम ऑयल की बात करें तो 1.5 लाख टन सनफ्लावर और 1.5 लाख टन रेपसीड ऑयल हम TRQ के अगेंस्ट में 0% ड्यूटी पे मंगा सकते हैं। ये सर्कुलर हमारा जो इशू हुआ था 26 जून इशू हुआ था, जब हमारा बजट आया था। ये 26 जून के अंदर हमारा ये इस सर्कुलर इशू हुआ था। तो इसका पर्पज़ यही था कि मार्केट के अंदर रीज़नेबल रेट में बाज़ार में माल मिले। तो अब ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जैसे अगले महीने दिवाली है तो उसके अगेंस्ट में कुछ इंपोर्ट सनफ्लावर ऑयल और रेपसीड ऑयल का करे, और या जो माल आया हुआ है उसको लोगों को उस TRQ कोटे के अगेंस्ट में रिलीज़ करा के उस माल को सस्ते में दिलवाए और जिससे बाज़ार के अंदर थोड़ा सा डाउनवर्ड रहे। तो ये भी एक न्यूज़ थी। तो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू कि ये क्या है, और ये रूटर पे आई हुई है। रूटर का मैंने आपको लिंक भी दे दिया है, जिसमें 3 लाख टन का 0% ड्यूटी पे 26 जून 2024 में सर्कुलर आया हुआ है। ये बजट के साथ ही आया था।
अब बात करते हैं DDGS का इम्पैक्ट आ रहा है DOC के ऊपर। DDGS का है कि गवर्नमेंट ने अभी पीछे एथेनॉल के ऊपर गवर्नमेंट ने कहा काफ़ी ज़्यादा फोकस था कि हम इसका ब्लेंड जो है इंडिया 20% करना चाह रही है, जो अभी 13% है इथेनॉल का। इथेनॉल का गैसों ने 25-26, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है कॉर्न ऑयल भारत से बहुत ज़्यादा मंगा रही है, जो कि प्रोजेक्टेड है कि 10 लाख टन हमारा इस साल में कॉर्न आ जाएगा। म्यांमार से वो 0% ड्यूटी पे आ रहा है, कुछ कंट्री से वो 10-15% ड्यूटी पे आ रहा है, वैसे 60% तक ड्यूटी है। तो गवर्नमेंट का पर्पज़ खाली यही है कि इथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा बने। उसकी वजह से हमारी जो इम्पैक्ट आ रहा है वो सोयाबीन इंडस्ट्री के ऊपर आ रहा है कि सोयाबीन का जो DOC है वो काफ़ी नीचे बिक रहा है, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन होता है 30% के करीब और DOC में हमारा 46% है, लेकिन इसके रेट्स काफ़ी कम होते हैं और काफ़ी चीज़ें इसकी मैचिंग होती हैं जो कि हमारे सोया DOC से मैचिंग होती है। तो जितने भी कैटल फीड है, पोल्ट्री फार्म्स हैं, वो DDGS पे जा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमने इम्पैक्ट को देखा भी है कि पिछले 1 साल के अंदर DOC का रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। तो इस न्यूज़ को आप यहाँ से देख के समझ भी सकते हैं। तो ये DDGS वाला पॉइंट भी मैंने कवर कर दिया है। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू करा है कि हम जो है प्राइस आप ना बढ़ाएं। ये इन्होंने इशू करा है 20 सितंबर को दिया है। मीटिंग ऑन 27 दिखे हमारे जो पुराने रेट्स के माल पड़े हुए थे पोर्ट्स पे, तो और 10 लाख टन 15 लाख टन हमारे पास स्टॉक था। दिवाली का टाइम है, आप रेट्स वगैरह रिलीज़ ना करें। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा इस बारे में चिंतित है कि प्राइसेस ना बढ़े मार्केट के अंदर, फेस्टिवल का टाइम है। और कुछ अपनी एजेंसीज़ और जो गवर्नमेंट बॉडी हैं, जब हम जैसे सोपा है या IBP है, जब लोगों के पास गए थे तो उन्होंने बोला भी था कि स्टॉक्स इतना ज़्यादा है तो मार्केट्स नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो मार्केट जब घटता है तो इसी टाइप से घटता है। अगर ड्यूटी घटती है तो चाहे पुराना माल है चाहे नया माल, सभी घटा के बिकता है, और ऐसे जब बढ़ता है तो सब माल पे लग के बिकता है। लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पे ये देखना चाहिए कि अगर उनके पास माल अपना नेफेड के पास इतना पड़ा हुआ है, ये तो गवर्नमेंट शुड अपना नेफेड का माल सप्लाई करे ओल्ड रेट पे। अब उन्होंने भी उस पर 5-6 हज़ार रुपये टन बढ़ा के सप्लाई शुरू कर दिया है। तो वो जब गवर्नमेंट अपना ही माल जो पुराना 5650 में ख़रीदा हुआ है वो प्रीमियम लेके भी बेचने को तैयार नहीं है, और वो चाहती है ट्रेडर से कि वो अपना माल घटाकर बेचे, तो वो कैसे पॉसिबल है जिसने इतना नुकसान दिया है जब ड्यूटी घटी थी। तो ये इस सर्कुलर का कोई औचित्य नहीं है और ना कहीं ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन ये आया है तो इसके अंदर बस गवर्नमेंट का कंसर्न दिखता है। तो उसी चीज़ को मैं कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास जो माल अपना नेफेड है उसके अंदर ही अपने माल को रिलीज़ करें। उन्होंने एक दिन तो थोड़ा सा माल छोड़ा जिसका 2-3 दिन पहले, लेकिन फिर उसके बाद अब प्राइस बढ़ा के ही दे रहे हैं, जिसकी वजह से माल बाज़ार के अंदर अवेलेबिलिटी शॉर्ट बनी हुई है। अब जो हमारे पास बुलिश फैक्टर हैं वो कुछ मैंने नोट करें। एक तो सनफ्लावर की शॉर्ट सप्लाई है अभी वहाँ पे, जो है जून के अंदर के बाद, जून जुलाई के बाद कोई नया शिपमेंट नहीं हुए हैं ज़्यादा। तो वहाँ से सनफ्लावर जो यूक्रेन रशिया से आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप का, वहाँ पे स्विंग का टाइम शुरू हो जाता है सितंबर में, अक्टूबर में अब क्रॉप आ जाएगी वहाँ पे, तो उसकी वजह से माल की शॉर्ट सप्लाई थी और धीरे धीरे वो अब आगे बढ़ेगी। फेस्टिवल डिमांड की वजह से हमें बुलिश फैक्टर नज़र आता है कि बाज़ार तेज़ रह सकते हैं, और लो स्टॉक है पोर्ट के ऊपर, उसकी वजह से हमारे पास तेज़ी बनी रह सकती है। दूसरा बियरिश फैक्टर की है, नेफेड स्टार्ट सेलिंग। अगर नेफेड ने अपनी सेलिंग को थोड़ा सा और पुशअप किया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी 23-24 लाख टन माल है और उनको अगर सोयाबीन में रिप्लेस करना है और सोयाबीन अभी परचेज़ करना है, तो हो सकता है वो अपने गोदाम खाली करना चाहें। अगर उन्होंने उसको पुश किया तो मार्केट में एक डाउनवर्ड आ सकता है। क्रूड ऑयल प्राइस का भी नियर अबाउट 70-71 चल रहा है। अगर थोड़ा सा और डाउन हुआ तो फिर जो इस एडिबल ऑयल का यूज़ इसमें जा रहा है क्रूड ऑयल में, वो थोड़ा सा रुक सकता है। एक ब्राज़ील के अंदर अभी बारिश नहीं आ रही, तो अभी ब्राज़ील थोड़ा सा और अर्जेंटीना थोड़ा रेट बढ़ा के ही बोल रहे हैं। अगर वहाँ पे नई क्रॉप के हिसाब से उनको थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाता है, जो कि उम्मीद है कि हमारे को अगले हफ्ते में बारिश वहाँ आ जाएगी, तो उसके बाद बाज़ार में थोड़ा सा डाउन आ सकता है। इंडिया और चाइना में न्यू क्रॉप के, वहाँ US में तो शुरू हो चुकी है न्यू क्रॉप अराइवल। अब चाइना और इंडिया की क्रॉप का हमारे को अक्टूबर से प्रेशर आएगा, तो चाइना भी थोड़ा बाइंग में कम जाएगा। जो ब्राज़ील और वहाँ से माल ख़रीद रहा है उनकी न्यू क्रॉप आएगी, तो उसकी वजह से भी एक थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है। और पाम का स्टॉक हमारा इंडोनेशिया मलेशिया में, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी टाइम से वो लोग सेलिंग में नहीं है और एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्राइसेस उनके ऑलरेडी ऊंचे हैं। तो कुछ मैन्युपुलेशन चल रही है चाइना की साइड से वो KLC के अंदर, जिसकी वजह से रेट्स बने हुए हैं। तो अगर वो थोड़ा सा वो अपना पोजीशन काटते हैं तो एक बार मार्केट में डाउन आ सकता है।
जब मैं अपने जो डेली शीट्स होती हैं इनको अपने ग्रुप में डाल देता हूँ। अगर आप लिंक में मेरा जो दिया हुआ है, अगर व्हाट्सएप पे अगर आपके पास ये रेट्स का डेली अपडेशन चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जहाँ तक ओपिनियन की बात है, अभी मार्केट को प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि इंडिया में माल कम है, फेस्टिवल सीज़न है, इस हिसाब से हम तेज़ी समझ रहे हैं। और जो पोजीशन है कि इंडिया में नई क्रॉप आ रही है, नेफेड के पास माल है, उस हिसाब से मंदा समझ रहे हैं। तो अभी हम यही कहेंगे कि अपने अगर आपके पास नीचे रेट के माल हैं तो अपना प्रॉफिट बुक करके एक बार तो प्रॉफिट बुक करें और फिर डे टू डे बेसिस पे अभी मार्केट में काम करें, क्योंकि हर साल हम जो देखते हैं शराधों में थोड़ा डाउनवर्ड रहता है और उसके बाद दुर्गा पूजा से एकदम तेज़ी बाज़ार में नज़र आती है। लेकिन अब की बार श्राद्धों में बाज़ार काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब की बार जो 15 अक्टूबर के बाद तो हमारी डिमांड ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे 1 नवंबर की हमारी दिवाली है तो 15-20 अक्टूबर तक डिमांड रहेगी। लेकिन अभी पुरानी रेट की सप्लाईज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ रही है तो उसका दबाव बना रहेगा और बाज़ार के अंदर नीचे रेट के माल काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, वो मिलते रहेंगे। तो अपने विवेक से काम करें और थोड़ा सा देख के अपना प्रॉफिट जो बुक कर लें वो उसमें ही अपने अच्छा रहेगा। और फिर अपना थोड़ा बहुत माल रोक के चलें, उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग करें, क्योंकि मार्केट बड़ा वॉलेटाइल है। इस टाइम पे कोई भी प्रेडिक्ट करना थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट ने अगर 1.5 लाख टन कोई कोटा रिलीज़ कर दिया, गवर्नमेंट ने ये नेफेड में माल छोड़ दिया, तो बाज़ार के अंदर एक बार फिर डाउन आ सकता है। तो इसी के साथ ही अपनी वीडियो ख़त्म करेंगे। कहेंगे कि फिर जब भी कभी वीडियो बनाएंगे, कोई भी ज़्यादा मार्केट में चेंजेस होती है तो मैं मार्केट में वीडियो देता रहूँगा। अभी थोड़ा सा मैं एक जो है असाइनमेंट में बिज़ी हूँ, इसलिए ज़्यादा रेगुलर वीडियो नहीं दे पाऊँगा। थैंक यू। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।